राघव, जल्दी कर, देर हो रही है बेटा। हाँ माँ, बस आ गया। तू तो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे आज ही तेरी शादी हो। अरे हम अभी सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं। उमा की बात सुनकर उसका बेटा राघव शर्मा गया। राघव एक कंपनी में मैनेजर था और उसकी माँ उमा घर संभालती थी। उस दिन उमा और राघव तैयार होकर दूसरे शहर के लिए निकले थे। दरअसल उमा अपने बेटे राघव के लिए रिश्ता देखने जा रही थी। काफी लंबे सफर के बाद राघव और उमा उस घर पहुंच गए जहां नंदिनी उनका इंतजार कर रही थी। राघव को लगा था कि नंदिनी बहुत सुंदर होगी, लेकिन जब उसने नंदिनी को देखा तो हैरान रह गया। असल में वो काफी मोटी थी और उसका रंग भी सांवला था। राघव ने उसे देखते ही अपनी माँ से कहा, माँ, आपको इससे बुरी लड़की नहीं मिली अपने इकलौते लड़के के लिए? चुप हो जा, इतनी दूर आए हैं, अभी थोड़ी देर बैठ तो सही। पर माँ, मेरी बात तो सुनो, अभी भी वक्त है। हम सिर्फ लड़की देखने ही तो आए थे। कुछ भी बोलकर निकल लेते हैं। अगर मैंने इससे शादी की तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी माँ। नंदिनी को देखने के बाद से ही राघव का गला सूख रहा था। वो बस वहां से भाग जाना चाहता था, पर तभी उमा ने ऐसी बात कही कि राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उमा ने नंदिनी को देखने के बाद उसकी माँ सरला से कहा, हमें लड़की पसंद है, आप जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लीजिए। आप देवी हैं उमा दीदी, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना और ना ही कुछ सुनना है। आप बस शादी की तारीख निकलवाइए। इतना कहकर उमा वहां से उठी। उसने देखा कि नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर राघव का तो मन रो रहा था, वो भी चीख चीख कर। फिर रास्ते में, माँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं उस लड़की से करेगा, तू उसी से शादी करेगा, बस अपनी माँ पर भरोसा रख। राघव समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी आंखों पर भरोसा करे या अपनी माँ की बातों पर, लेकिन उमा के फैसले के आगे राघव की एक न चली और कुछ दिन बाद ही दोनों की शादी हो गई। नंदिनी बहू बनकर उमा के घर आ गई। बारात को वापस पहुंचते हुए सुबह हो गई थी। सबको जोर की भूख लगी थी। आते ही उमा ने सबके लिए आलू के पराठे बनाए। राघव को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। थके और भूखे राघव ने देखते ही देखते 3 पराठे खाए और डकार लेते हुए कहा, माँ, पराठे बहुत ही मस्त बने थे। मजा आ गया। तो एक और लेना। ना, 3 पराठे खा चुका हूँ, अब तो पेट फटने को हो गया है। अच्छा ठीक है। नंदिनी बेटा, तुम और लोगी? हाँ माँ जी, 2 और लेते आइए। उसकी ये बात सुनते ही राघव घबरा गया। नंदिनी पहले ही 6 पराठे खा चुकी थी। एक आम लड़की के लिए उमा के हाथ के 3 पराठे काफी थे, लेकिन 8 पराठे खाने के बाद नंदिनी ने कहा, बस करिए माँ जी, फिर लंच भी तो करना है ना। नंदिनी की बात सुनकर उमा मुस्कुराकर वहां से चली गई, लेकिन राघव फटी आंखों से नंदिनी को देखता रह गया। कुछ देर बाद उमा ने सबके लिए सब्जी रोटी बनाई। राघव, नंदिनी, चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। माँ, अभी सुबह ही तो पराठे खाए थे। अच्छा एक काम करो, बस 2 रोटी बनाना मेरे लिए। राघव और नंदिनी साथ साथ खाने बैठे। राघव ने 2 रोटी खाई और उसे डकार आ गई, जबकि नंदिनी 6 रोटी के बाद भी नहीं रुक रही थी। उसे इस तरह खाता देखकर राघव बेहोश होते होते बचा। तब उसने किसी तरह नंदिनी से कहा, सुनो, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर इतना मत खाओ कि तबीयत खराब हो जाए। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए आज मैंने 2 पराठे कम ही खाए थे नाश्ते में। नंदिनी की बात सुनकर राघव के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। उधर ये बात सुनकर उमा हंसने लगी। शाम को भी नंदिनी ने ढेर सारे चावल और पूरी 10 रोटियां खाईं। राघव से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधे उमा के पास गया। माँ, ये किससे शादी कर दी आपने मेरी? अरे मेरी तो तनख्वाह कम पड़ जाएगी इसका पेट भरने में। चिंता मत कर, तू मुझ पर भरोसा रख। माँ, साफ साफ कहो ना, क्या पहेलियां बुझा रही हो? बस 1 घंटा और रुक जा, फिर तुझे सब समझ आ जाएगा। करीब 1 घंटे बाद चांद निकल आया। तब उमा ने नंदिनी और राघव को अपने पास बुलाया और उन दोनों का हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ा। उन तीनों की आंखें बंद थी। तभी उन तीनों को एक जंगल दिखा। माँ, ये जंगल घना है, आप मेरे साथ ही रहना। मुझे बचा लो माई।
कौन हो तुम बेटी, और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरा नाम सुकरा है और मैं राक्षस राज सुकराना की बहन हूँ। उसने मुझसे इंसानों के बच्चे लाने को कहा था ताकि वो उन्हें खा सके, पर जब मैंने उसे मना किया तो वो मेरी ही जान का दुश्मन बन बैठा और अब वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। तुम चिंता मत करो सुकरा, ये मेरा बेटा बली है। इसने अच्छे अच्छों को धूल चटाई है। तुम्हारे भाई को भी अच्छे से समझा देगा। नहीं माई, वो ऐसे नहीं हारेगा। उसे खत्म करने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करना होगा। जब सुकरा अपने भाई और राक्षस राज की कमजोरी के बारे में भवानी को बता रही थी, तभी वहां सुकराना आ गया। उसने सुकरा पर हमला किया, लेकिन तभी बीच में बलि आ गया। फिर दोनों के बीच जमकर युद्ध चला और कुछ ही देर में बलि ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सुकराना मर चुका था और फिर, हे बलि, अब आप मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि भले ही मेरा भाई पापी था, लेकिन ये भी सच है कि उसके बिना मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। मैं अकेले जीकर क्या करूंगी? और वैसे भी सुकराना की मौत की खबर सुनकर उसके साथी मुझे गद्दारी करने के लिए तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तो उनके हाथों से मरने से बेहतर मैं एक महाबली के हाथों प्राणों का त्याग करना पसंद करूंगी। भवानी अजीब दुविधा में आ गई और फिर उसने बलि को आदेश दिया कि वो सुकरा की मांग भरकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। बलि ने भवानी के आदेश का पालन करते हुए सुकरा की मांग भर दी। सुकरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बलि के पैर छुए, लेकिन तभी उसने देखा कि सुकराना के साथी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने बलि के ऊपर एक भाले से वार किया। सुकरा बलि से चिपक गई और भाला अपनी पीठ पर ले लिया। भाले के वार से सुकरा का खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। अब तो बलि के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सुकराना के एक एक साथी को मार डाला। उधर बलि ने सुकरा का सिर अपने हाथों में लिया। नहीं सुकरा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। आंखें खोल बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माई, अब मैं नहीं बचूंगी। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। माई, मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि अगले जन्म में तू बलि की ही पत्नी बनेगी और मेरी बहू। ये क्या था माँ? वो कौन था? और वो राक्षसी? ये सब? बेटा, वो बलि तू है और मैं भवानी और नंदिनी, यही सुकरा है। उस जन्म में मेरा दिया हुआ वरदान पूरा हुआ। नंदिनी बेटा, अब तुम अपना हाथ इधर दो और भूल जाओ कि तुम एक राक्षसी हो। भगवान भोले को याद करो और इंसानी काया धारण करो। अगले ही पल जैसे ही नंदिनी ने आंखें बंद की, वो एकदम बदल गई। वो एकदम गोरी और सुंदर बन गई। बेटा राघव, लो संभालो अपनी सुकरा को और देख, है ना ये कितनी सुंदर। मैंने कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी ने खुद को देखा तो वो भी चौंक गई। वो बहुत खुश थी। आपने अपना वचन पूरा किया माई, मैं धन्य हो गई। अब मैं अपना वचन निभाऊंगी। मैं एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। किशनपुर गांव में विनोद अपने घर पर खाना खा रहा था। तभी किसी ने उसका दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। विनोद की पत्नी शिखा ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव के जमींदार खड़े थे। देखने में तो तुम बड़े पढ़े लिखे और संस्कारी मालूम होते हो, लेकिन हो बड़े ही बेईमान। आप ऐसा क्यों कह रहे मुखिया जी? विनोद अपना खाना बीच में छोड़कर ही दरवाजे पर आ जाता है। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा तो था कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शहर में अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन उसमें मुझे काफी लॉस हो गया और मेरा सब कुछ बिक गया, जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ओफो, हर बार तुम्हारी वो कहानी सुन सुनकर मैं पक गया हूँ, और अब तू मुझे जल्दी से मेरे पैसे लौटा दे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं काम निकलवाने के। आप बस कुछ दिन और दे दीजिए, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं खुद आपको पैसे लौटा दूंगा। जमींदार की नजर अंदर रखे रॉबर्ट पर जाती है, जिसे देख वो विनोद से कहता है, अपनी इस बीवी को बोल, वो जो ये कई सालों से इस रोबोट को बनाने में लगी हुई है ना, इसका कुछ नहीं होने वाला। इस कबाड़े को जाके भंगार में बेचा, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे इससे। विनोद परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर ये कामयाब हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट शिखा? तुम पिछले 3 साल से इसमें लगी हुई हो,
लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पहले तो सिर्फ शहर के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो गांव के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इतना कहकर विनोद गुस्से में घर से निकल जाता है और शिखा रोते हुए अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब शिखा साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसी बीच उसकी शादी हो गई और शादी के बाद अचानक विनोद को बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ, जिसमें उसका सब कुछ तबाह हो गया। विनोद को रातों रात शहर छोड़कर गांव में आकर बसना पड़ा। विनोद ने भले ही हिम्मत हार ली, लेकिन शिखा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने प्रोजेक्ट पर जुटी रही, लेकिन आज जमींदार की बातों ने उसके मन पर गहरा घाव किया और उसने अपने रोबोट को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी उस रोबोट से कुछ आवाज आई और वो उठकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या? ये मेरी आंखों का कोई भ्रम तो नहीं? नहीं मैडम, ये तो एक सच है। आपने मुझे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि मेरा बदन दुख रहा है। पीछे खड़ा विनोद भी ये देख रहा था। तुमने तो सचमुच कमाल ही कर दिया शिखा। मैडम, जब वो जमींदार तुम्हें और पापा को खरी खोटी सुना रहे थे तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। ये कहकर रॉबर्ट की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे यहाँ आंसू बता रहे रोबो कि तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे इमोशंस भी हैं। हाँ, और मैं इंसानों की तरह हर काम भी कर सकता हूँ, चाहे वो घर का हो या बाहर का, खेती से लेकर बिजनेस सब कर सकता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है विनोद, क्योंकि मैंने इसके दिमाग में लाइब्रेरी की हजारों किताबें अपलोड कर रखी हैं। इसके दिमाग में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। अगले दिन से वो रोबोट दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करने लगा। वो रोबोट हफ्ते भर का काम एक दिन में ही कर देता। अब न सिर्फ विनोद के गांव के, बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी उस रोबोट से अपने खेतों का काम करवाने लगे, जिससे विनोद को खूब कमाई होने लगी। कुछ ही दिनों में विनोद ने सबका कर्जा चुका दिया, लेकिन इन सब से जमींदार को बहुत नुकसान होने लगा। मालिक, उस विनोद का रोबोट तो एक दिन में ही 50-50 लोगों का काम एक साथ कर देता है, जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है मालिक। तो फिर उस रोड़े को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। जमींदार और उसके गुंडों ने उस रोबोट को डंडे से मारना शुरू कर दिया ताकि वो टूट जाए, लेकिन इससे उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर वो वहां से चले गए। दरअसल उस रोबोट को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता था सिवाय शिखा के। शिखा का बनाया हुआ रोबोट देश भर में मशहूर हो गया। वो रोबोट घर के साथ साथ बाहर के भी सभी काम कर लेता था। उसके आने से शिखा और विनोद की किस्मत ही बदल गई और वो काफी अमीर हो गए। उस रोबोट को वो दोनों अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। साथ ही उस रोबोट की फीलिंग्स भी उन दोनों से जुड़ गई। अब वो उन दोनों की हमेशा हेल्प करता और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। सीतापुर शहर में सरोज नाम की एक गरीब विधवा अपने 2 बच्चों मोहन और मंजू के साथ रहती थी। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी। घर के नाम पर रहने के लिए उसने 200 रुपए किराए का एक छोटा सा कमरा ले रखा था, जहां वो 2 साल पहले ही रहने आई थी। एक दिन जब सरोज मजदूरी के लिए जाने लगी, बच्चों, मैंने रोटी बनाकर रख दी है, तुम दोनों खा लेना, मुझे आने में शाम हो जाएगी। माँ, हम इतने छोटे से कमरे में क्यों रहते हैं? लोगों के घर तो बहुत बड़े होते हैं। वो सामने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और कितने बड़े बड़े घर भी। हाँ माँ, रात में बहुत गर्मी लगती है और मच्छर भी काटते हैं। माँ, ये पंखा ठीक करवाकर भी हल्का चलता है। मेरे बच्चों, बस मुझे किसी दिन ज्यादा मजदूरी का काम मिल जाए, मैं नया पंखा खरीद लाऊंगी। अब ठीक है? सरोज बच्चों को दिलासा देकर मजदूरी के काम पर चली जाती है, पर इतनी मजदूरी कौन देता जिससे वो नया पंखा खरीद सके। बेचारी सरोज इसी तरह दोनों बच्चों को रोजाना समझा बुझा देती थी। एक दिन, पता नहीं पंखा मैं कब तक खरीद पाऊंगी। चूल्हे पर रोटी बनाते समय गर्मी और घुटन बहुत हो जाती है। क्यों ना ये चूल्हे के ऊपर की खिड़की खोल दूं तो धुआं बाहर चला जाएगा। सरोज सफाई में लग जाती है। जहां पर वो चूल्हा जलाती थी उसी के ऊपर एक खिड़की पर बहुत ही पुरानी तस्वीर टंगी थी। वो उसे साफ करने लगती है। तभी मंजू कहती है, माँ, ये फोटो कितनी पुरानी और मैली है, इसे फेंक दो। ये खिड़की के ऊपर टांगने से हवा भी नहीं आती। लाओ माँ, मैं इस फोटो को कूड़े में फेंक आता हूँ।
नहीं नहीं बच्चों, ये फोटो तुम्हारी दादी ने मरते वक्त मुझे दी थी और कहा था इसे कभी मत फेंकना, इसलिए ये बहुत सालों से मेरे पास है। लाओ, मैं इसे दीवार पर टांग देती हूँ। पुरानी चित्रकारी वाली फोटो जो धूल मिट्टी में कई वर्षों में थोड़ी खराब हो गई थी, पर अपनी सास की कही बात सरोज को याद थी, इसलिए उसने वो फोटो कभी नहीं फेंकी। एक शाम उस कमरे का मालिक सरोज के पास आता है। कहाँ हो सरोज? ए लड़के, तेरी माँ कहाँ है? नमस्ते सेठ जी, मैं बस 1-2 दिन में आपके पास आ ही रही थी। मुझे सब पता है सरोज, जब तक 2-4 चक्कर ना लगा लो तुम भला किराया कहाँ देने वाली हो? कमरे का 6 महीने का किराया हो गया है, ऊपर से ब्याज अलग लूंगा। और एक बात, मैंने अपने सभी किराए पर दिए कमरों का किराया बढ़ा दिया है, तो इसका भी बढ़ेगा। अगले महीने से सीधा डबल किराया, पूरे 400 रुपए लूंगा। इस कमरे में रहना है तो समय पर किराया देना होगा, समझी? सेठ जी, आप तो जानते ही हो मेरे पति के चले जाने के बाद मैं मजदूरी का काम करती हूँ और आजकल मजदूरी के भी 200-500 रुपए मिल पाते हैं। कुछ तो दया कीजिए सेठ जी, इतने सारे रुपए एक साथ में कैसे दे पाऊंगी? बच्चों के लिए भी 2 वक्त की रोटी जुटानी होती है सेठ जी। अरे तो मैं क्या करूं? कोई जिए या मरे, मुझे उससे क्या? मेरा भी तो अपना काम है। ऐसे लोगों पर दया करने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद ही सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, अगले हफ्ते तक हथेली पर किराया तैयार रखना। सरोज रोने लगती है, पर सेठ रामभजन का शायद अपने नाम जैसा दिल नहीं था। वो अगले हफ्ते आने की धमकी देकर चला जाता है। सरोज चिंता में पड़ जाती है। पत्थर ढोकर मजदूरी करके भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाती। शाम के वक्त वो मायूस वापस लौटती है। ये तो सिर्फ 200 रुपए ही हुए हैं, अभी और पैसे इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा होंगे? हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ, लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। भगवान हमारी सहायता करो, कोई रास्ता दिखाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सरोज मंजू और मोहन को गले से लगाकर रोने लगती है। तभी दरवाजे के खटकने की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी, कोई है? मोहन बेटा, देखना दरवाजे पर कौन है। मोहन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर कुछ लड़के लड़कियां खड़े होते हैं। उन्हें देख सरोज भी बाहर आ जाती है। जी कहिए, क्या काम है आपको? किससे मिलना है? रोहित, शाइना, मुझे लगता है हमने गलत दरवाजा बजा दिया है। जी, वो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ खाने का होटल है, हमें लगा ये कोई होटल है तो गलती से आपका दरवाजा बजा दिया। क्या आप बता सकती हैं यहाँ होटल कहाँ है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आपको किसी ने गलत पता दे दिया। हाँ, पहले ये कमरा एक हलवाई के पास था, उसके खाली करने के बाद कुछ सालों से मैं ही यहाँ किराए पर रह रही हूँ। आसपास तो यहाँ और कोई होटल नहीं है। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, आपको बेकार ही परेशान किया। चलो फ्रेंड्स, हम कहीं और खाने का ढूंढते हैं। पंकज, आज तो सच में तुमने हम सबको भूखा मार दिया। अपना ही दिमाग चलाकर इतनी दूर पैदल लेकर आए। अब तो भूख से मेरी जान निकल रही है। उन लोगों की बातों को सुनकर सरोज उन्हें रोकती है। आप लोग जरा रुकिएगा, यहाँ कुछ दूर तक कोई खाने की दुकान नहीं मिलेगी, और फिर मेहमान भगवान का रूप होते हैं। आपको ज्यादा पकवान तो नहीं खिला सकती, पर मुझ गरीब की रसोई का यदि आप लोग खाना पसंद करो तो थोड़ा बहुत पेट भरने लायक मैं बना देती हूँ। सारे लड़के लड़कियां बहुत खुश होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए उस वक्त उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वो बहुत बड़ी बात थी। सरोज गर्म गर्म रोटियों के साथ कुटी हरी मिर्च, प्याज और गुड़ रखती है। सब लोग बहुत शौक से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद शाइना सरोज से कहती है, आप चूल्हे पर खाना बनाती हैं ना? क्या मैं चूल्हा देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये चूल्हा है जिस पर आप रोटी बनाते हो? दीदी, आपके घर में चूल्हा नहीं होता? दीदी, आप भी खाना बनाते हो? बच्चों, हाँ, मैं भी खाना बनाती हूँ, पर सरोज जी जैसा स्वादिष्ट नहीं। आज आपके हाथ का खाना खाकर, और वो भी तेज भूख में, सच में मजा आ गया। शाइना मंजू और मोहन से बातें करने लगती है।
तभी शाइना की निगाहें दीवार पर टंगी फोटो के ऊपर जाती है। ये तो वही पेंटिंग है जो हमने। अरे रोहित, पंकज, जरा इधर आना, वो सामने देखो, कुछ याद आया? अरे हाँ शाइना, इसी पेंटिंग के बारे में मिस्टर चौहान बता रहे थे। ये पुराने जमाने की प्रसिद्ध चित्रकारी है और उस जमाने में रंग भी जो इस्तेमाल हुए थे वो आज के वक्त में मिलना नामुमकिन है। आपको ये पेंटिंग कहां से मिली? ये फोटो तो मेरी सास बताती थी कि उनके पुरखों ने 2 रुपए में खरीदी थी। आपको पता भी है आपके पास कितनी कीमती चीज है? आज के वक्त में ये पेंटिंग हजारों या लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की है। ये सुनकर सरोज के होश उड़ जाते हैं। उसने तो कभी उस फोटो की देखभाल ही नहीं की थी। शाइना अपने ऑफिस में फोन मिलाती है और अगले दिन दोबारा आने का वादा करके वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन, सरोज जी, ये हमारे बॉस है मिस्टर चौहान। सर, वो रही पेंटिंग जिसकी तलाश कंपनी को कब से थी। हाँ सचमुच, ये वही डिजाइन है। सरोज जी, हम ये पेंटिंग आपसे खरीदना चाहते हैं। हम आपको इसके आज के प्राइस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए देंगे। ये पेंटिंग हमारी आने वाली एग्जीबिशन में लगाई जाएगी। सरोज की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 2 करोड़ रुपए सुनकर उस बेचारी गरीब लाचार मजदूर के तो मानो वारे न्यारे हो गए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज सच में विश्वास हो गया कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। हमें उनकी कही बातों को सदैव मानना चाहिए। सरोज को याद आता है कि उसकी सास ने यह पेंटिंग देते वक्त यही कहा था कि इस फोटो को संभाल कर रखना। ये पुरखों की खरीदी वस्तु है जो आगे भविष्य में जरूर काम आएगी। शायद उस जमाने के 2 रुपए आज के 2 करोड़ रुपए बन गए थे। सरोज राम भजन को कमरे का किराया देकर वहां से दूर रहने चली जाती है और उन रुपयों से अपने बच्चों की जिंदगी संवारने में उसे बहुत बड़ी मदद मिल जाती है।